हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन आपके और अपने प्यारे से YouTube चैनल जिसका नाम है PCM वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की वीडियो मिलेंगी। ठीक है, आज फिजिक्स का एक चैप्टर मैंने आपका क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। आज दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट्स और मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का नाम है चैप्टर का। ठीक है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग डाल दीजिए यूनिट्स एंड क्या होगा, मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आप देख ही रहे होंगे कि भाई क्या है। सबसे पहले यूनिट्स है, यूनिट्स क्या होंगे मतलब इसके बारे में बात होगी। फिर उसके बाद चैप्टर का नाम है मेजरमेंट, तो इसका मतलब मेजरमेंट पे बात होगी कि भाई मेजरमेंट क्या होती है या कैसे हम चीजों को मेजर करते हैं, ये सारी चीजें क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले यूनिट और मेजरमेंट की बात करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भाई फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि बार बार मैं वर्ड यूज करूंगा कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसके लिए आपको पहले ही पता होना चाहिए कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो एक्सप्लेन करते हैं कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या है। हेडिंग डाल लीजिए कि भाई फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, तो लिख लीजिए ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी की क्या है, डेफिनेशन है। चलो एक बार रीड करते हैं। एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, मतलब वो वाली क्वांटिटीज जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिनको हम माप सकते हैं। और ऑल द लॉज आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ दिस क्वांटिटी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कहने का क्या मतलब है कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वे सभी क्वांटिटी जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी मेजरमेंट पॉसिबल हो, और साथ के साथ की जो सभी लॉज है ना, जो सभी लॉज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, वो सभी लॉज जो हैं वो इनकी मतलब फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में क्या किए होंगे, डिफाइन किए होंगे। उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। क्या मतलब इसका सर, मान लो कि भाई अगर मैं बोलूं न्यूटन्स है ना, न्यूटन्स लॉ की बात करूं तो न्यूटन्स लॉ क्या कहते थे, मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि भाई न्यूटन्स लॉ ने मतलब क्या डेफिनेशन दी थी, मतलब फोर्स की टर्म्स में क्या दी थी डेफिनेशन। उसमें क्या था, फोर्स इज इक्वल टू क्या था, G m1 m2 अपॉन क्या था, R क्या था, स्क्वायर था। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। तो जो ध्यान से देखे इसका मतलब क्या, डेफिनेशन क्या कि भाई क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो फिजिक्स में क्या है, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये मास है, ये भी मास है, ये क्या है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज होता था। इन सभी क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, मतलब ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इन सभी क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, वैसे तो फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरा ध्यान से पढ़ो कि भाई जो फिजिकल क्वांटिटी है उनकी टर्म्स में हम क्या करते हैं, सभी लॉज क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो ध्यान से देखो कि भाई फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी, उसको मेजर किया जा सकता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब ये तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, उसके बाद m1 m2 मास, इसको हम मेजर कर सकते हैं। r का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज होता था, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। देखो ये सभी मतलब क्वांटिटी की टर्म्स में हमने क्या किया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो वाली सभी क्वांटिटी जिनकी टर्म्स में हम क्या करते हैं, सारे लॉज क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। क्योंकि हमें पता है अगर मान लो लॉ मतलब न्यूटन साहब ने लॉ दिया था कि भाई सभी चीजें क्या आती हैं, अर्थ की तरफ आती है, तो वो कितनी इंटेंसिटी से आती है, या मान लो उन पर कितनी फोर्स लगती है, या वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, वो अगर लिखना होगा तो हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई क्वांटिटी तो चाहिए। वो लॉज को लिखने के लिए वो सभी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया F इज
इज इक्वल टू जी m1 m2 r स्क्वायर, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है। और वो लो जो मान लो उन्होंने दिया था कि भाई सभी चीजें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, कितनी फोर्स से अट्रैक्ट होती है, मान लो इन पर डिपेंड करता है, वो मान लो मास ऑफ बॉडी पर और डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये आपके सामने था, क्या थी डेफिनेशन थी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे मान लो अगली, मान लो यूनिट्स क्या है, मेजरमेंट क्या है। ठीक है, तो लिखते हैं कि भाई यूनिट्स की डेफिनेशन लिखते हैं और मेजरमेंट की डेफिनेशन लिखते हैं कि भाई मेजरमेंट और यूनिट्स क्या होते हैं। चलो यूनिट्स की हेडिंग डाल लो कि भाई यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये यूनिट्स की क्या है, डेफिनेशन है। चलो इसको समझते हैं कि भाई यूनिट्स क्या है। देखो, द स्टैंडर्ड विच आर चोजन फॉर मेजरमेंट, मतलब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हम रख देते हैं या कुछ स्टैंडर्ड हम डेफिनेशन रख देते हैं जिनको हम चूज करते हैं मतलब मेजरमेंट करने के लिए, किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की। तो इसका मतलब यूनिट क्या होंगे, मतलब कुछ ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यूज है जिसे हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं और उनकी टर्म्स में फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एंड हैज द सेम नेचर एज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जिनकी नेचर भी क्या होगी, सेम होगी, मतलब उनकी नेचर सेम होगी जैसी फिजिकल क्वांटिटी हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। जैसे कोई बात करें एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लो कि भाई डिस्टेंस मापना हो ना, डिस्टेंस मेजर करना हो, तो हम किसे यूज करते हैं, मीटर को यूज करते हैं। मीटर क्यों यूज करते हैं, उसका क्या कारण है, क्योंकि मीटर जो यूनिट है वो किसकी टर्म में डिफाइन होगा, डिस्टेंस की टर्म में क्या होगा, डिफाइन होगा। मान लो कि भाई किसी चीज का वेट मान लो मेजर करना है, उसके लिए हम के कौन से यूनिट यूज करते हैं, किलोग्राम यूनिट यूज करते हैं। तो किलोग्राम यूनिट ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि किलोग्राम क्या होगा, उनकी टर्म्स में ही डिफाइन होगा जो क्वांटिटी हम मतलब जैसे बार हम क्या कर रहे हैं, मतलब माप रहे हैं, मास हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, उसकी टर्म्स में भी उसको क्या किया होगा, डिफाइन किया होगा। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब तो आपको समझ आया होगा कि जो यूनिट होते हैं उनकी नेचर सेम होती है। अगर मान लो डिस्टेंस के यूनिट है तो डिस्टेंस में ही वो यूनिट डिफाइन होंगे, मीटर जैसे है, और या फिर जब किलोग्राम होंगे, किलोग्राम मतलब जो यूनिट बार के हैं या मास के हैं, तो मास की नेचर और किलोग्राम की नेचर क्या होगी, सेम होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट्स की डेफिनेशन थी कि भाई यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो उसके बाद मान लो यूनिट्स की डेफिनेशन आपको समझ आ गई, उसके बाद क्या है, मेजरमेंट, कि भाई मेजरमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर दोनों को समझते हैं, मतलब रिलेशन समझते हैं कि भाई यूनिट्स में और मेजरमेंट या मान लो कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है रिलेशन। ठीक है, तो उसके बाद मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन है उसकी, ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, मतलब एक मेजरमेंट एक्चुअल में क्या है कि एक कंपैरिजन है, जिस मतलब इसमें क्या करते हैं, मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन से हम किसी की क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन समझने के लिए यूनिट्स या मेजरमेंट या फिजिकल क्वांटिटी, चलो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये तीनों क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, चलो मानते हैं कोई बात, मान लो कि भाई मान लो दो पॉइंट्स मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है ए, एक पॉइंट है जिसका नाम है बी। हमने क्या करना है कि भाई इन दोनों पॉइंट्स के बीच
का डिस्टेंस क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, तो हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिला देते हैं, मान लो इतना डिस्टेंस क्या है इन दोनों के क्या है, बीच है। ठीक है, तो उसके पहले मान लो मुझे पता है कि भाई डिस्टेंस मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मान लो मेजर करने के लिए मेजरमेंट एक क्या है, प्रोसेस ऑफ क्या है, कंपैरिजन। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, जैसे मान लो कि भाई जब हम इसको मेजर करते हो, आप कहते हो कि भाई इसका डिस्टेंस कितना है, मान लो एग्जांपल के तौर पर इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, 3 मीटर इसका क्या है, डिस्टेंस है। तो जो 3 मीटर डिस्टेंस, मान लो ये एक क्या है, मान लो डिस्टेंस है ना, ए बी क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस एक क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी। मैंने आपको बताया कि भाई जो भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ ऐसे सोच सकते हो कि भाई फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज होगी वो सब हम मेजर कर सकते हैं, तो उसका मतलब वो सभी क्या है, फिजिकल क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये ए बी भी एक क्या है, डिस्टेंस, ये भी एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर लिखें ए बी को, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो गया, मान लिया कि ये डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर के बराबर है, 3 मीटर हो गया। तो शायद आपको पता हो कि भाई 3 मीटर का मतलब होता है 3 इंटू क्या होता है, 1 क्या होता है, मीटर होता है। तो अगर देखे ध्यान से, इसका मतलब क्या कि जो ए बी डिस्टेंस है वो एक्चुअल में क्या है, 3 गुणा है ना, एक्चुअल में क्या है वो 3 गुणा है 1 मीटर के, मतलब वो 1 मीटर से 3 गुणा क्या है, ज्यादा है। तो मतलब क्या कि भाई एक मतलब मीटर के कंपैरिजन में जो डिस्टेंस हम ए बी मेजर कर रहे हैं वो 3 टाइम्स क्या है, आपका ज्यादा है। तो फिर इसका मतलब कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं कि भाई 1 मीटर से कोई क्वांटिटी कितने गुना ज्यादा है, उसे हमने क्या कह दिया, ए बी का क्या कह दिया, डिस्टेंस कह दिया। ठीक है, तो ए बी मान लो ये 1 मीटर यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं ना, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ये उसका क्या आ गया, मल्टीपल आ गया, ये उसका क्या आ गया, मल्टीपल आ गया। ठीक है, ये आप क्या बनी यहाँ पर, फिजिकल का बनी, क्वांटिटी बनी। तो इसका मतलब जब भी कभी कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी हो तो मेजरमेंट में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे होता है, हम एक मतलब स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं, जैसे डिस्टेंस के लिए क्या किया गया, मीटर किया गया। ऐसे ही मान लो आपको कहते कि भाई मान लो एक कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका भार जो है वो मान लो कितना है, 50 किलोग्राम है। मान लिया कि भाई इस क्वांटिटी का भार कितना है, 50 किलोग्राम है। तो इसका मतलब इसका मास जब हम लिखते हैं ना, मास ऑफ, मान लो इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, मान लो ए है, तो ए मास ऑफ ए जो होगा वो कितना होगा, 50 किलोग्राम। तो इसको भी हम लिखेंगे तो क्या होगा, 50 इंटू 1 किलोग्राम। इसका मतलब मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट कितना होगा, 50 टाइम्स होगा किसके, 1 किलोग्राम के। तो 1 किलोग्राम क्या है, यूनिट। इसका मतलब जो ए बॉडी है ना, जो ए बॉडी है उसका जो मान लो मास है वो 50 गुना ज्यादा है किसके, विद रिस्पेक्ट टू 1 किलोग्राम के विद रिस्पेक्ट टू। तो इसका मतलब 1 किलोग्राम इसका यूनिट हो गया, और इसके विद रिस्पेक्ट टू या इसके कंपैरिजन में जो ए ऑब्जेक्ट है उसका भार क्या है, 50 टाइम्स क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो फिर इसका ये भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसे भी हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या आया, एक तो आया आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू n आ गई, इंटू क्या हुआ, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब ये आपका क्या है, यूनिट है। इसका मतलब 1 किलोग्राम कुछ ना कुछ डिफाइंड वैल्यू होगी, जब उसको 50 गुणा करेंगे तो क्या क्या बनेगा, मतलब बार या मास ऑफ या कह सकते हैं वेट ऑफ क्या बनेगा, किसका, मतलब ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ए बनेगा। बात समझ आ रही है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि इससे मैं फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। कि भाई फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, जो यूनिट होता है, यूनिट इनटू क्या होता है, मल्टीपल। ठीक है, तो ध्यान से देखे कि भाई मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट क्या होगा, कि भाई कितना होगा, 50 टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, 1 किलोग्राम से। तो 1 किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम एक्चुअल में स्टैंडर्ड है, यूनिट है, जिसे हमने कैसे डिफाइन किया होगा, किसकी टर्म में डिफाइन किया होगा, मास की टर्म में क्या किया होगा, डिफाइन किया होगा। ठीक है, तो इसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मेजरमेंट प्रोसेस भी आपको समझ आया होगा कि मेजरमेंट क्या है, एक्चुअल में कंपैरिजन, कि भाई इस बॉडी का जो भार है वो 50 टाइम ज्यादा है 1 किलोग्राम से, इस मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है
वो 1 मीटर से 3 गुना क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में कंपैरिजन कर रहे हैं चीजों का, किसके विद रिस्पेक्ट टू यूनिट, जो यूनिट है उसके विद रिस्पेक्ट टू कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन सी चीज कितने टाइम्स ज्यादा है। मतलब वो किसी में भी हो सकती है, वो मान लो वेट में भी हो सकती है, वो किस में हो सकती है, डिस्टेंस में भी हो सकती है, वो किस में हो सकती है, टाइम में भी क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये, तो इसको जनरली लिखें तो ध्यान से देखो, ये एक्चुअल में ये भी फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी, तो मुझे पता है कि भाई ये दो ही थोड़ी ना फिजिकल क्वांटिटी होगी। फिजिकल क्वांटिटी तो क्या होती है, एन नंबर होती है ना, डिस्टेंस होता है, मास होता है, फोर्स होता है, बड़ी ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी है, तो बड़ी ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी है, तो लेट कर लेते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, तो क्या हो। उसके बाद देखो ध्यान से, मान लो इसमें 50 आया, मतलब किसका ऑब्जेक्ट लिखा था, ए बॉडी का, तो जरूरी थोड़ा ना कि भाई 50 टाइम ही होगा, किसी का 100 टाइम भी तो होगा किलोग्राम के, तो किसी बॉडी का 30 टाइम भी होगा 1 किलोग्राम के। इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, कोई ना कोई मल्टीपल है जिसे हम क्या लिख लेते हैं, एन लिख लेते हैं। तो इसके इधर एन लिख लिया, उसके बाद क्या आ रहा है, देखो इधर 1 किलोग्राम आया, क्यों आया, क्योंकि मास जो है, मान लो किसी चीज का मास जो है वो मेजर करने के लिए हमने क्या डिफाइन किया है, 1 किलोग्राम, जिसकी नेचर सेम है जैसी कैसी किसकी होगी, मास की क्या होगी, नेचर होगी। या फिर यहाँ पे बात करें, हमने कौन सा यूनिट डिफाइन किया है, मीटर, तो मीटर की नेचर जो होगी वो सेम होगी किसके विद रिस्पेक्ट टू, डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू। जैसे डिस्टेंस को मेजर करते हैं, डिस्टेंस में मतलब दूरी है, वैसे ही मीटर को भी क्या किया होगा, डिफाइन किया होगा कि जिसकी नेचर डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू सेम है, इसीलिए यहाँ पर मीटर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, यहाँ पर किलोग्राम मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अगर करंट मेजर करना होता, मान लो एक वायर है उसमें आई करंट फ्लो करता, तो आई की वैल्यू जो होती, मान लो ए बी वायर में वो कितनी होती, मान लो 3 एम्पियर होती है, एम्पियर करंट के यूनिट होते हैं। तो इसका मतलब ए बी वायर में जो करंट है वो 3 गुना ज्यादा है किसके विद रिस्पेक्ट टू, 1 एम्पियर के विद रिस्पेक्ट टू। अब 1 एम्पियर भी कुछ ना कुछ डिफाइन किया होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू डिफाइन की होगी करंट के टर्म्स में, ये 1 एम्पियर क्या है, यहाँ पर मतलब किलोग्राम डिफाइन किया होगा मास के टर्म में, यहाँ पर क्या डिफाइन किया होगा, मीटर डिफाइन किया होगा डिस्टेंस के टर्म्स में। ठीक है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं, सभी क्वांटिटी की क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इधर क्या आ गया, फिजिकल क्वांटिटी, इधर देखो मल्टीपल 3 आ गया, 50 आ गया, 3 आ गया, तो जरूरी तो ना यही हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं, तो इसके लिए एन यूज कर दिया। मतलब अगर लिखना हो, जनरली लिखना हो, तो इधर क्या है आपके यूनिट है, देखो इधर भी यूनिट, इधर भी यूनिट, इधर भी यूनिट, जिसको हमने क्या किया होगा, डिफाइन, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यूनिट, यूनिट को क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। तो इसका मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी हो या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखनी हो, उसे हम कैसे लिखते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एन। एन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, एन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, न्यूमेरिकल क्या होगा, आपके वैल्यू होगा, यू का मतलब क्या होगा, यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ क्या होगा, दैट क्वांटिटी, मतलब जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसके यूनिट्स क्या होंगे, उसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, मान लो फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का, जनरली लिखने का क्या है, तरीका है। ठीक है, तो इससे आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट्स क्या होते हैं। उसके बाद मान लो हमने क्या पढ़ा, मेजरमेंट प्रोसेस क्या है, एक्चुअल में ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ये आपके सामने है कि भाई कैसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगली बात करते हैं इस ठीक है, ये आपको समझ आ ही गया होगा। उसके बाद क्या है कि भाई टाइप्स ऑफ क्या है, आपके यूनिट्स है, मतलब टाइप्स ऑफ यूनिट, कितने टाइप्स के यूनिट हो सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट कितने हैं आपके, 2 टाइप्स के यूनिट होते हैं। सबसे पहले क्या है, फंडामेंटल क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लो।
ठीक है, ये डेफिनेशन है फंडामेंटल यूनिट की। क्या डेफिनेशन है, एक बार पढ़ के देखते हैं। द यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट, मतलब वो वाले यूनिट जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है, वो एंड नॉट ड्राइव फ्रॉम क्या होगा, अदर यूनिट होगा। मतलब वो ऐसे यूनिट जिनको हमने क्या किया होगा, डिफाइन किया होगा, वो और किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, उनकी जो मतलब वैल्यू होगी वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, या फिर उनको किसी और से ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इंडिपेंडेंट हो गए, उसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट होते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, क्योंकि इसके टर्म्स में ही हमने क्या पढ़ना है, डायमेंशंस पढ़ना। अगला चैप्टर जो होगा, मतलब थर्ड फोर्थ चैप्टर होगा आपका, वो मतलब इसका टॉपिक होगा ना, जो मैं चैप्टर मतलब लिखा है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें एक टॉपिक है डायमेंशंस एनालिसिस, उसमें हम क्या करेंगे, ये यूनिट्स को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद होने जरूरी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं टेबल बना के, आप भी लिख लो। ठीक है, इधर लिख लो, मान लो फिजिकल क्वांटिटी, जिसके हमने क्या लिखने हैं, यूनिट लिखने हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, यूनिट्स, और यहां पे क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ऊपर हेडिंग डालो फंडामेंटल यूनिट, है ना, ये सभी क्या है, फंडामेंटल क्या है, यूनिट्स हैं। सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट कौन हो गया, मान लो फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, लेंथ। लेंथ के यूनिट क्या होते हैं, मीटर यूनिट होते हैं, और इसका सिंबल क्या होता है, मीटर होता है फर्स्ट। उसके बाद आ गया मास। ठीक है, मास के यूनिट क्या होते हैं किलोग्राम, सॉरी मान लो यूनिट्स क्या होते हैं, किलोग्राम ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका सिंबल क्या होता है, केजी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा आ गया, मान लो क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया। ठीक है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के यूनिट्स क्या होते हैं आपके, केल्विन होते हैं। तो केल्विन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाए, मान लो टाइम आ गया। ठीक है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी, टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकंड होते हैं, और सेकंड को किससे मेजर करते हैं, मतलब किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लो करंट आ गया। ठीक है, करंट के यूनिट क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं। ठीक है, एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपके पास आ गया लुमिनस इंटेंसिटी आ गया। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये इसके यूनिट क्या होते हैं, कैंडिला। कैंडिला क्या होते हैं, इसके यूनिट होते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सीडी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो लास्ट में क्या आ गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके क्या यूनिट होते हैं, MO, मतलब यूनिट्स क्या होते हैं, मोल होते हैं, और इसको कैसे लिखते हैं, MOL की टर्म्स में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, टेबल था किसका, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये मतलब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इससे बाकी सारी क्वांटिटी का करेंगे हम, ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो इसका ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये टेबल बना लो, और इस टेबल को क्या करना, याद करना, इसे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलो, आपने लिख लिया होगा। अगला मतलब टॉपिक पढ़ते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हमें समझ आ गया। अब बात करते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, तो ड्राइव्ड यूनिट क्या होते हैं, उसकी हेडिंग डाल लो, फिर उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ड्राइव्ड। ठीक है, दूसरे यूनिट क्या होते हैं, ड्राइव्ड क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखो। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ड्राइव्ड यूनिट क्या होते हैं, द यूनिट्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, मतलब वो वाले यूनिट
जिसको हम फंडामेंटल यूनिट, जो मैंने आपको पिछले पढ़ाए वो कितने थे टोटल, 7 यूनिट थे। उन 7 यूनिट से हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। उन सभी यूनिट को क्या कहते हैं, ड्राइव क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल करके देखते हैं, फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, तो बात तो समझ आ रही होगी कि भाई ड्राइव्ड यूनिट एक्चुअल में क्या होंगे, ऐसे यूनिट होंगे जिसको हम क्या करेंगे, फंडामेंटल जो 7 यूनिट पढ़े हैं उन 7 यूनिट से क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइव क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर, मतलब बहुत सारे यूनिट हैं, वैसे तो पहले मैं आपको बता दूं बहुत सारे यूनिट हैं जो ड्राइव्ड क्वांटिटी होंगे, मतलब फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो तो बहुत सारी फिजिक्स में क्या होती है, यूज। तो इसका मतलब ये 7 ही सिर्फ फंडामेंटल है, उसके बाद बाकी सारों के यूनिट इनकी टर्म्स में हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे या ड्राइव करने की क्या करेंगे, कोशिश। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो कि भाई एरिया हो गया। ठीक है, तो एरिया आपको पता होगा, चलो एरिया मैं स्पेसिफिक कर देता हूं। एरिया किसका, मान लो रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया आपको पता होगा लेंथ इनटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं, एल में मेजर करते हैं। ब्रेथ को भी किस में मेजर करते हैं, मतलब ब्रेथ भी क्या है, चलो यूनिट भी लिख लेते हैं। ये किसके, मान लो लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, मीटर आ गया। इसको भी किस में, ब्रेथ को भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। और मीटर इंटू मीटर कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, मीटर किसके यूनिट थे, फंडामेंटल यूनिट थे। किस क्वांटिटी के यूनिट थे, लेंथ के क्या थे, यूनिट थे। तो लेंथ के फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट हमने यहां पर यूज किए और यूज करके एक नई यूनिट बनाई जिसका नाम है मीटर स्क्वायर। और वो किस क्वांटिटी के यूनिट है, एरिया के क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि इसके यूनिट कहां से ड्राइव हो रहे हैं, मान लो फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या हो रहे हैं, ड्राइव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया। मान लो दूसरा लिख लेते हैं, वॉल्यूम लिख लो, चलो स्पीड लिख लो। चलो स्पीड आपको पता ही होगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। तो डिस्टेंस मान लो क्या है, फंडामेंटल यूनिट है ना, मीटर। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी को मान लो यूनिट क्या है, सेकंड। तो इसका मतलब इसके यूनिट क्या होंगे, मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब यहां से भी क्लियर हो रहा है कि भाई स्पीड एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, या स्पीड के जो यूनिट है वो एक ड्राइव्ड क्या है, यूनिट। क्यों, उनको हम किससे ड्राइव कर रहे हैं, देखो ये भी फंडामेंटल यूनिट है, ये भी क्या है, फंडामेंटल क्या है, यूनिट है। तो फंडामेंटल यूनिट से जो ड्राइव होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइव क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो एक दो और बना के दस देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो, डेंसिटी हो। ठीक है, डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ये डेफिनेशन आपको पता होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास एक मान लो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या है, पीछे मैंने लिखी थी ना फिजिकल क्वांटिटी। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एक्चुअल में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसके यूनिट क्या होते हैं, किलोग्राम होते हैं। वॉल्यूम, और वॉल्यूम के यूनिट पता होने चाहिए, तो वॉल्यूम के भी इधर बना लेते हैं कि भाई क्या होते हैं। तो वॉल्यूम के यूनिट क्या, तो वॉल्यूम मान लो, वॉल्यूम ऑफ मान लो आपको पूछा जाए क्यूबॉइड, वो क्या होता था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। ब्रेथ को भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में। हाइट को भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो वॉल्यूम के यूनिट है ना, वॉल्यूम के यूनिट क्या बने, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर क्यूब बने। तो अगर मीटर क्यूब यहाँ पे बने है ना, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम के यूनिट क्या हो गए, मीटर क्यूब। तो ध्यान से देखो, ये मीटर जो है वो भी फंडामेंटल यूनिट है, तो ये किलोग्राम जो है ये भी फंडामेंटल यूनिट है। इन दोनों से हम किसके यूनिट ड्राइव कर रहे हैं, डेंसिटी के यूनिट क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो डेंसिटी की मान लो यूनिट क्या हो गए, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब डेंसिटी भी क्या है, एक ड्राइव्ड क्या है, क्वांटिटी है, या ड्राइव्ड क्वांटिटी, और उसके यूनिट जो है वो ड्राइव्ड क्या है, यूनिट है। तो ऐसी तो n नंबर ऑफ फिजिक्स में क्वांटिटी है, मैं सभी ड्राइव करके नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि भाई बाकी सारी इन 7 क्वांटिटीज को छोड़कर बाकी सारी के जो यूनिट है, जो भी फिजिक्स में पढ़ोगे वो सब किसकी टर्म में ड्राइव करेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, इसको लिख लो, फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने लिख ही लिया होगा। उसके बाद मतलब सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अगला टॉपिक है। ये तो हो गए यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई एक्चुअल में कौन कौन से सिस्टम थे जो क्या है,
कि भाई मान लो मेजर करते थे, क्वांटिटी को मेजर करते थे पहले जमाने से, है ना, मान लो स्टार्टिंग से जब से फिजिक्स शुरू हुई है तो क्वांटिटी तो मेजर की जा रही होगी। तो पहले जमाने में कौन कौन से ऐसे सिस्टम थे जो ये क्वांटिटीज को क्या करते थे, मेजर करते थे, उनकी क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो अगले टॉपिक की हेडिंग डाल लो, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूनिट। ठीक है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट मतलब मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से सिस्टम क्या किए जाते थे, यूज किए जाते थे। सबसे पहले क्या है, FPS क्या था, सिस्टम था। ठीक है, तो FPS सिस्टम मतलब किसमें यूज किया जाता था, इसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। मतलब ब्रिटिश में यहाँ मतलब कह सकते हो ब्रिटेन में ये वाले यूनिट क्या किए जाते होंगे, यूज किए जाते होंगे। तो सिंपल सी बात है, FPS नाम से क्लियर हो रहा है। F का मतलब यहाँ पे क्या है, फुट है। ठीक है, तो P का मतलब यहाँ पे क्या है, पाउंड है। S का मतलब यहाँ पे क्या है, सेकंड है। तो फुट पता ही होगा आपको, जैसे आपकी हाइट की बात करें तो आप बताते हो सर मेरी हाइट कितनी है, 5.3 इंच है। मान लो किसी और से पूछा जाए तुम्हारी हाइट कितनी है, वो कहेगा 5 फुट 7 इंच मेरी क्या है, हाइट है। तो फिर इसका मतलब मान लो लेंथ मापने के लिए भी तो किसको यूज कर रहे हैं, फुट को यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो सिस्टम में लेंथ को किससे मापा जाता होगा, फुट में क्या किया जाता होगा, मेजर किया जाता होगा, पाउंड। तो शायद आप कार्ड खेलते हो, शायद आपने कार्ड खेले हो कभी। कार्ड्स में क्या होता था, कभी मतलब जैसे रेसलिंग वगैरह होती है, उसमें जो मान लो वो होते हैं ना, रेसलर होते हैं, उनका जो वेट होता था वो पाउंड्स में क्या किया जाता था, रिप्रेजेंट। तो इसमें P जो है पाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पाउंड आपको समझ आ ही गया होगा किसके लिए यूज कर रहा होगा, बार के लिए, मास के लिए यूज कर रहा होगा। तो मास के लिए इस सिस्टम में पाउंड सिस्टम क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। उसके बाद सेकंड, तो सेकंड तो आपको पता ही है किसके लिए यूज किया जाता है, टाइम के लिए यूज किया जाता है। तो फिर नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई वो वाला सिस्टम जिसमें मान लो लेंथ को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाएगा, फुट यूज किया जाएगा। मान लो मास को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाएगा, पाउंड। और टाइम को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाएगा, सेकंड क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, FPS क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगले आपका सिस्टम आ गया। ठीक है, CGS क्या था, सिस्टम था। CGS सिस्टम मतलब इसको गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, गॉसियन क्या कहते हैं, सिस्टम भी कहते हैं। क्या होता है, C4 यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर। C4 कैट नहीं है, C4 क्या है, सेंटीमीटर है। ठीक है, तो C4 क्या हो गया, यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया। और G4 क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ग्राम है। ठीक है, और यहाँ पे S4 क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो फिर आपको फिर से क्लियर हो ही रहा होगा कि भाई CGS सिस्टम मतलब जिसमें C मतलब सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर किसके यूनिट होते हैं, आपको पता ही होगा कि भाई लेंथ के यूनिट मतलब CGS सिस्टम में क्या होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं। मान लो ग्राम किसको मेजर करते हैं, ग्राम में मास को मेजर करते हैं, मास के यूनिट क्या होंगे, ग्राम। और टाइम है ना, टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में या आवर्स में, वो अलग अलग यूनिट है। ठीक है, वो तो कन्वर्जन है, इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, CGS क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो फिर नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई वो वाला सिस्टम जिसको मान लो लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर यूज करेंगे, मास को मेजर करने के लिए ग्राम यूज करेंगे, टाइम को मेजरमेंट करने के लिए सेकंड क्या करेंगे, यूज करेंगे। उस सिस्टम को क्या कहते हैं, CGS क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी टाइप का सिस्टम था जिसे गॉसियन सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद तीसरी टाइप का सिस्टम यूज होता था जिसका नाम था MKS सिस्टम। ठीक है, तो मैं इधर ही लिख देता हूं कि भाई तीसरा कौन सा है, MKS सिस्टम है। ठीक है, तो थर्ड टाइप का जो सिस्टम यूज होता था पहले, ठीक है, MKS सिस्टम। अब इसकी बात करो, M4 क्या होगा, M4 मीटर होगा, है ना। M4 क्या होगा, यहाँ पे मीटर। K4 यहाँ पर क्या होगा, किलोग्राम होगा। S4 यहाँ पर भी क्या होगा, सेकंड होगा। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, मान लो MKS सिस्टम कहते हैं। तो मीटर किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। किलोग्राम किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, मास को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड किसको यूज किया जाता है मेजर करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो फिर MKS सिस्टम क्या है,
कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें मान लो लेंथ को मीटर में मेजर किया जाएगा, मास को किलोग्राम में मेजर किया जाएगा और टाइम को किस में मेजर किया जाएगा, सेकंड में मेजर किया जाएगा। इस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम क्या कहते हैं, MKS सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें कि भाई इसमें क्या है, सब कुछ क्या है, अलग अलग है ना। मान लो कहीं पर मान लो FPS सिस्टम यूज होता हो, कहीं पर क्या हो, चलो मान ही लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में, मतलब एग्जांपल के तौर पर मान लो ऑस्ट्रेलिया में एक टाइप के यूनिट यूज करते हो ना, इन तीनों में से एक टाइप के यूनिट ऑस्ट्रेलिया में यूज करते हो, ब्रिटेन में मान लो FPS सिस्टम यूज होता हो, इंडिया में मान लो MKS सिस्टम क्या होता हो, यूज होता हो। तो जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर करेंगे, मान लो इंडिया वाले साइंटिस्ट, ब्रिटेन वाले साइंटिस्ट, ऑस्ट्रेलिया वाले साइंटिस्ट जो होंगे, जब वो क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो मान लो उन सभी की क्या होती है, मीटिंग होती है। एक कहेगा कि भाई मेरा मतलब जो मास है, मतलब जो इस सिस्टम वाला मास होगा वो कहेगा कि मेरा इतने पाउंड क्या है, मास है। वो ये कौन था, ब्रिटेन वाला, मतलब ब्रिटेन वाला बंदा जो होगा या साइंटिस्ट जो होगा वो कहेगा कि भाई मास जो होगा मेरा मतलब 50 पाउंड क्या है, मास है। तो जो मान लो ये वाला सिस्टम माना था, ये किसका माना था, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का बंदा कहेगा कि भाई मेरा मास इतने है ना, ग्राम में शायद उसके वैल्यू कुछ और आए, पाउंड में उसकी वैल्यू मान लो 70 मानी, इसमें उसकी वैल्यू क्या होगी, मान लो कुछ ज्यादा या कम, मतलब डिपेंड करता है यूनिट बाय यूनिट। मान लो इसमें उसकी वैल्यू कितनी है, 100 है मान लो, है ना, इसमें उसकी वैल्यू 100 आई, ये 100 ग्राम बन गया, ये 70 पाउंड बन गया, एग्जाम्पल के तौर पर मान रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें, बाकी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पे किलोग्राम है तो किलोग्राम उसकी वैल्यू क्या आएगी, कुछ और आएगी। तो इसका मतलब सभी सिस्टम में, है ना, इंडिया वाले की कुछ मतलब किलोग्राम में कुछ वैल्यू कुछ और आई, और जो मान लो ऑस्ट्रेलिया वाला था उसकी मान लो वैल्यू जो आई कुछ और आई, और जो मान लो ब्रिटेन वाला था उसकी वैल्यू मास की कुछ और आई। तो जब जो तीनों इकट्ठे होते वो तीनों में तो लड़ाई लग जाती। वो कहता कि भाई नहीं मेरा मास सही है, वो कहता मेरा मास क्या है, सही है। तो इसका मतलब ये क्या है, कंट्रोवर्शियल क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं कि जब अलग अलग चीजें यूज करो इससे क्या हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। तो इसलिए इस चीज को रिमूव करने के लिए मान लो हर एक सब्जेक्ट की या हर एक फील्ड की क्या होती है, इंटरनेशनल क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उन्हें कहा कि भाई हम मान लो अलग अलग यूनिट यूज नहीं करेंगे, हम एक इंटरनेशनल यूनिट बना देते हैं जो सब कंट्री में क्या होंगे, यूज होंगे, या सब फील्ड में क्या होंगे, यूज होंगे। तो जिसका नाम क्या रख दिया, फोर्थ टाइप का SI क्या रख दिया, यूनिट रख दिया, जो सभी फील्ड में और सभी कंट्री में क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, तो ये जो कंट्राडिक्शन हो रहा था ये सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया इनके कारण, इस यूनिट्स के कारण। ठीक है, तो SI यूनिट क्या है, तो लिख सकते हैं ये क्या है, इंटरनेशनली, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है आपके, यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये यूनिट सभी जगह पर अगर यूज होंगे तो फिर इससे क्या है कि भाई कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सभी साइंटिस्ट क्या करेंगे, मतलब एग्री करेंगे जब जो डाटा सभी ने क्या किया है, अपनी अपनी जगह पर क्या किया है, मेजर किया है। ठीक है, तो SI सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो ये यूनिट कौन से होते हैं, जो मैंने 7 है ना, 7 फंडामेंटल क्या लिखे, यूनिट लिखे, पीछे जो मैंने लिखे था ना फंडामेंटल यूनिट 7, जैसे मान लो मीटर लिखा था लेंथ के लिए, किलोग्राम लिखा था मान लो मास के लिए, ऐसे जो 7 यूनिट लिखे थे वो सातों के सातों जो होते हैं वो क्या होते हैं, SI क्या होते हैं, यूनिट भी होते हैं। ठीक है, वो फंडामेंटल यूनिट तो है ही है और सातों के सातों क्या है, SI यूनिट भी है। और इसमें 2 यूनिट और इंक्लूड होते हैं। एक यूनिट क्या होता है, मान लो प्लेन एंगल, ठीक है, रेडियन, मान लो एक यूनिट और इंक्लूड होता है जिसका नाम क्या है, रेडियन है। एक यूनिट और इंक्लूड होता है जिसका नाम क्या है, स्ट्रेडियन। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए मान लो जो एंगल होता है, प्लेन में जो एंगल होता है उसको मेजर करने के लिए ये यूनिट यूज किया जाता है जिसको रेडियन कहते हैं। और जो मान लो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड मतलब 3D जो चीजें होती हैं उनका एंगल मेजर करने के लिए उसे हम क्या यूज करते हैं, स्टेडियन क्या कहते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में SI यूनिट मान लो टोटल जो है वो कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, बाकी ड्राइव्ड यूनिट तो बहुत होंगे। ड्राइव तो मैंने बताया कि भाई ड्राइव तो n नंबर ऑफ क्वांटिटी है, आप n नंबर ऑफ क्वांटिटी को क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। बट एक्चुअल में जो इंटरनेशनली या SI यूनिट है वो 7 क्या हो गए, जो फंडामेंटल यूनिट मैंने लिखे थे 2 यूनिट ये हैं, ये मान लो रेडियन और क्या है, स्टेडियन। ये यूनिट क्या है, आपके टोटल यूनिट्स हैं जिसे हम फंडामेंटल क्या कह देते हैं, यूनिट्स कह देते हैं। ठीक है, तो बाकी सारे इन क्वांटिटी से क्या होंगे, ड्राइव्ड क्या होंगे, आपके यूनिट होंगे। ठीक है, तो फिर इनकी बात कर लेते हैं कि भाई ये कौन से यूनिट होते हैं या किस कैसे लिखते हैं या क्या इनकी क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इनको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं 1 by 1।
ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि भाई प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, रेडियन यूनिट्स क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, जहां रेडियन यूनिट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्लेन एंगल या ऐसे लिख लो कि जो है ना, ऐसे लिखो, मान लो जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो कौन सी होगी, फिजिकल क्वांटिटी प्लेन एंगल होगी। ठीक है, उसके यूनिट क्या होंगे, रेडियन उसके क्या होंगे, यूनिट होंगे। तो सिंबल ऐसे लिखा था पीछे भी, तो यहाँ पर भी ऐसे लिख लो, इसका सिंबल क्या होगा, RAD होगा। ठीक है, तो ये मान लो क्या, एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है प्लेन एंगल, प्लेन में एक एंगल, उसको किस में मेजर करेंगे, रेडियन में मेजर करेंगे, और उसका सिंबल क्या होगा, RAD होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा यूनिट है, इसे सप्लीमेंट्री यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, इन यूनिट्स को क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, 7 फंडामेंटल हो गए और सप्लीमेंट्री क्या हो गए, यूनिट हो गए, जो 2 के हैं, ये मैं लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा होता था, सॉलिड एंगल हो गया। तो सॉलिड एंगल में कौन कौन सा, हेलो सबसे पहले क्या होगा, स्ट्रेडियन, हेलो उसका नाम हो गया यूनिट्स का, तो उसको कैसे लिखते हैं, SR से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये मान लो 7 फंडामेंटल और 2 ये टोटल क्या है, SI क्या है, यूनिट है। तो बाकी सारे इनसे क्या करते हैं, हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई प्लेन एंगल, रेडियन क्या होता है, स्ट्रेडियन क्या होता है, इसकी क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो लिख लिया होगा आपने, है ना। चलो लिखते हैं सबसे पहले कि भाई रेडियन क्या होता है। ठीक है, रेडियन को डिफाइन करते हैं, या रेडियन किसे कहते हैं, किस एंगल को कहते हैं, वो हम क्या करते हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 रेडियन हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लेन एंगल होता है ना, प्लेन एंगल मतलब प्लेन तो समझते हो कि कोई भी ऐसी 2D बॉडी, 2D मतलब जिसमें 2 डायमेंशंस क्या होते हो, इंक्लूड होते हो। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, व्हाइट बोर्ड है, मान लो ये 0 के बराबर है ना, ये बिल्कुल थिन है। मान लो व्हाइट बोर्ड क्या है, बिल्कुल पतला है, पतला मतलब बिल्कुल इसका जो ये वाली वैल्यू है लगभग 0 के क्या है, बराबर है। तो मैं पूछूं कि ये कितने डायमेंशन बॉडी होगी, तो आपका आंसर होगा सर ये 2 डायमेंशनल क्या है, बॉडी है। क्यों 2 डायमेंशन है, देखो एक इसको मेजर करने के लिए एक एक्सिस क्या है, ये है ना, इसे हम एक्स एक्सिस कह देते हैं। मान लो लैंग्वेज में, जो फिजिक्स है, मैथ की लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। तो दूसरा एक्सिस कौन सा है, ये वाला, जिसे हम क्या कह देते हैं, मैथ्स या फिजिक्स की लैंग्वेज में वाई एक्सिस कह देते हैं। तो इसे इधर से मेजर करो, इधर से मेजर करो, तो आप कहोगे कि सर इधर है तो सांप ऊपर भी तो है, और भाई ऊपर तो ये वाला तो एक्सिस सेम ही है। अगर आप कहोगे कि सर इधर है तो वो वाला एक्सिस भी तो है, वो भी तो वही है, सेम टू सेम पैरेलल। तो इसका मतलब ये 2 ही एक्सिस है जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। एक ये वाला, एक क्या होगा, ये वाला क्या होगा, एक्सिस होगा। इसीलिए ये क्या है, 2 डायमेंशनल क्या है, बॉडी है। ठीक है, तो इसका मतलब इस पे जड़ा एंगल, जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो 2 डायमेंशनल आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस में, जैसे सर्कल, सर्कल एक 2 डायमेंशनल बॉडी होती है, ट्राइंगल एक 2 डायमेंशनल बॉडी होती है, रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर, ये सभी क्या होती है, 2 डायमेंशनल बॉडी। इसका मतलब इनको 2 एक्सिस से क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो रेडियन क्या है, सबसे पहले प्लेन एंगल है, तो प्लेन एंगल है तो इसको हम डिफाइन करेंगे। तो आपको समझ आ ही गया प्लेन एक्चुअल में किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, 2D के लिए वर्ड क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो इधर लिख लो, प्लेन का मतलब क्या होता है, 2D। जो भी 2D बॉडी हो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, प्लेन वर्ड क्या करते हैं, यूज करते हैं। उन बना के देखते हैं कि भाई कैसा। ठीक है, तो मान लो ये सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है। मान लो वो सर्कल का सेंटर है, ये उसका क्या है, रेडियस है। तो जब मान लो यहां से हमने चलना शुरू किया, तो यहाँ चले कुछ टाइम बाद, है ना, कुछ टाइम बाद यहाँ पर पहुंच गए। तो यहाँ पर पहुंचे, देखो ध्यान से, मान लो यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इसको मिलाएंगे इधर से इधर, तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आर्क। तो इसका मतलब ये वाली जो आर्क है वो क्या है, मान लो ये पूरी आर्क जो है, जो सर्कल का सेंटर है, उस पे एक एंगल बना रही है। ठीक है, उस एंगल को क्या कह देते हैं, थीटा कह देते हैं। तो 1 रेडियन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब ये तो समझ आ गया कि जब भी मान लो सर्कल का जो रेडियस r होगा, जब वो चलेगा, है ना, टाइम मतलब बीतेगा, तो ये रेडियस मान लो इधर को चल रहा है, तो वो कुछ टाइम बाद सेंटर पे क्या बनाएगा, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, है ना। तो वो एंगल जो होता है अलग अलग होता है, उसमें ही एक एंगल को
हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, तो जो डिफाइन करते हैं कि भाई 1 रेडियन क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, ये रेडियन की डेफिनेशन है, इसे पढ़ के देखो क्या लिखा है। देखो ध्यान से, क्या लिखा है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। जो मान लो सर्कल, ये सर्कल है ना, ये सर्कल ही ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कल के सेंटर पर एक एंगल बना, ठीक है, उसे हम 1 रेडियन कहेंगे। कब, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, जो आर्क जो होगी उसकी लेंथ कब, मतलब किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ सर्कल के क्या होगी, इक्वल होगी। क्या समझ आया कि भाई उस एंगल, मतलब सेंटर पर सर्कल के उस एंगल को हम क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे, जब जो मान लो लेंथ है, मतलब आर्क की जो लेंथ है, मान लो जो ये आर्क है इसकी जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, रेडियस ऑफ सर्कल के क्या होगी, बराबर होगी। तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो इससे क्या समझ आया कि भाई 1 रेडियन एक्चुअल में क्या है, तब जब ये आर और लेंथ ऑफ आर्क जो होगी, मान लो इसको एल लिख देते हैं, लेंथ ऑफ आर्क एल लिख देते हैं, एल और आर क्या होगा आपका, बराबर होगा, तब जो ये आर्क है वो सेंटर पे एंगल जो बनाती होगी उसे हम क्या कहेंगे, 1 रेडियन क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। ठीक है, तो जो लोग 1 रेडियन को डिफाइन करते हैं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, या मैथ में भी क्या करोगे यूज, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअल में क्या होंगे, जब हम क्वांटिटी पढ़ेंगे साइन थीटा कोस थीटा, वो इसी से क्या होती हैं, ड्राइव्ड होती हैं। ठीक है, तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा अच्छी तरीके से और पढ़ते हैं। ठीक है, तो और पढ़ें तो देखते हैं कि भाई कैसे इसकी वैल्यू बनेगी। 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप सोचना फिर बताना कि भाई क्या उसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपने उतार ही दिया होगा, पॉज करो और उतार लो इसको जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मान लो 1 रेडियन, मान लो क्या एंगल होता है, कैसे होता है, ये हम डिफाइन करते हैं। पहले मेरी एक बात का आंसर दो, मान लो इधर क्या हो, 5 एप्पल इक्वल है ना, मतलब 2 वैल्यू बराबर हो, ये 5 एप्पल है, इक्वल टू क्या होगा, 5 एप्पल। मान लो है ना, हमें पता है कि भाई जब भी कोई क्वांटिटी होती है 1 से तो मल्टीप्लाई होती है ना, तो 1 को इधर रहने देते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड, इसका मतलब 5 एप्पल अपॉन कितना हो जाएगा, 5 एप्पल हो जाएगा। तो जब 5 एप्पल अपॉन 5 एप्पल मतलब कैंसिल आउट होगा तो बचा गया 1 ही तो बचेगा, आंसर क्या आएगा इसका, 1 आएगा। तो 1 क्या आएगा, तो 1 आंसर आएगा, 1 क्या आएगा, 1 एप्पल क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। यही आंसर आएगा ना कि जब सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड करेंगे उसका आंसर भी क्या आएगा, 1, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो इसका मतलब 1 के क्या है, बराबर आ गया, 1 एप्पल के क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ऐसे ही इसमें होता है, उसने क्या कहा कि भाई 1 रेडियन हम किसे कहेंगे, जब लेंथ ऑफ आर्क, इधर लिख लेते हैं कि भाई जब लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर होगी, है ना, लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर होगी, रेडियस ऑफ क्या होगी, सर्कल के क्या होगी, बराबर होगी, तभी तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे, 1 रेडियन। तो मुझे पता है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई 1 इधर रहने देते हैं, इसका मतलब लेंथ ऑफ क्या होगा, आर्क होगा, अपॉन क्या हो गया, रेडियस ऑफ क्या हो गया, सर्कल हो गया। इसका मतलब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर जब डिवाइड किया तो 1 क्या आया था, एप्पल आया था। तो यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे वो भी कुछ ना कुछ 1 तो आया ही होगा, बट वो 1 एक्चुअल में क्या आता है, 1 रेडियन के क्या आता है, बराबर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 रेडियन जो होता है ना, यहां से डेफिनेशन बनती है, जो ये 1 रेडियन बना वो एक्चुअल में ऐसे बना जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं, है ना, कि भाई ये इधर जाके डिवाइड हुआ, दोनों डिवाइड हुए, इधर 1 बचा, जैसे इधर 1 बचा था तो 1 का मतलब एप्पल्स की टर्म में, यहाँ पे जो 1 आया वो किसकी टर्म्स में आया, एंगल की टर्म्स में क्या आया, 1 आया। उस एंगल को हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो 1 रेडियन क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ क्या होता है, सर्कल होता है। तो जरूरी थोड़ा है कि भाई हर बार, है ना, मैं आपको पूछूं कि
ये वाली आर्क हर बार यहाँ पे 1 रेडियन एंगल ही बनाएगी, मतलब दोनों वैल्यू हमेशा बराबर ही होंगी, ऐसा थोड़ा ना होगा कि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, है ना, मान लो कि भाई जैसे ये मैं बनाऊं ऐसे, जब ये हो जाए ना, ये लेंथ हो जाए, ये आर हो जाए, तो इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या करती जाएगी, चेंज। रेडियस हर बार लेंथ के बराबर नहीं होगा, इतना तो आप समझते ही हो कि भाई आर की वैल्यू और एल की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो जो अगर डिफरेंट होगी तो ऑब्वियसली बात है कि भाई यहाँ पे वैल्यू एक नहीं आएगी, एक से ज्यादा या एक से कम, है ना, जैसा भी होगा वो यूनिट के टर्म्स में, उसकी टर्म्स में क्या आएगी, वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर थीटा भी क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क जो होती है वो रेडियस से क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि देखो ध्यान से कि भाई जहां से यहां जाएंगे वो क्या कम दूरी तय कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ज्यादा दूरी क्या कर रहा है, तय कर रहा है। तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो हमेशा क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम, जब ये लेंथ हम क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो फिर सिंपल सी बात है, ये दोनों हर बार बराबर तो नहीं होंगे, तो जो नहीं होंगे तो ये एंगल भी हर बार 1 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम एक जनरल रिजल्ट लिख लेते हैं, थीटा एंगल कम मतलब ज्यादा होता जाएगा, टाइम के साथ लेंथ बढ़ती जाएगी, रेडियस तो उतना ही रहेगा, तो इन दोनों की डिवीजन कंटिन्यूअसली क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। अगर इंक्रीज करती जाएगी तो इसका मतलब आंसर कोई और आएगा, एक नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर थीटा लिख दिया, लेंथ ऑफ आर्क की जगह पे एल लिख दिया और रेडियस ऑफ सर्कल की जगह पे क्या लिख दिया, आर लिख दिया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क एल आर, तो इसको क्या लिख दिया, थीटा, क्योंकि हमें पता है कि भाई सर टाइम के साथ लेंथ जो होगी वो बढ़ेगी, आर तो उतना ही रहेगा, तो इन दोनों की रेशो थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसलिए जनरल टर्म लिख दी थीटा। तो यहाँ पे याद रखना है कि भाई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन क्या होता है, आर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है रेडियन का, रेडियन की क्या थी, डेफिनेशन थी, ठीक है। तो एक दो और बात है वो भी याद रखना है, मतलब रिलेशन एक्चुअल में, ठीक है। हम मतलब छोटी क्लासेस में जो हम एंगल पढ़ते थे वो जनरली किस में पढ़ते थे, डिग्री में क्या करते थे, एंगल को स्टडी करते थे, बट एक्चुअल में यहाँ पे जो एंगल के एसआई यूनिट होते हैं ना, ये एसआई यूनिट है जो मैंने लिखे हैं सभी, ये सभी क्या लिखे हैं, एसआई यूनिट। एंगल के एसआई यूनिट क्या होते हैं, रेडियन क्या होते हैं, एंगल के एसआई यूनिट। तो इसका मतलब +1 में या आगे जो भी क्लासेस पढ़ेंगे उसमें हम किस में बात करेंगे, एंगल की, रेडियन में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो फिर आपको रिलेशन मतलब पता होना चाहिए कि भाई जो डिग्री पढ़ा, पीछे हम डिग्री पढ़ के आए, और डिग्री और रेडियन में क्या होता है, रिलेशन होता है, वो रिलेशन यहाँ पे मैं लिखने लगा हूं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो पाई रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो पाई रेडियन किसके बराबर, 180 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये उन दोनों के बीच क्या होता है, रिलेशन, रेडियन यूनिट और डिग्री रिलेशन में, मतलब डिग्री यूनिट में ये क्या होता है, आपका रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी पड़े तो 1 रेडियन क्या होगा, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, हमें पता है ना, 1 रेडियन। आपको शायद पता होगा कि जब हम ऐसे लिखते हैं इसका मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। रेडियन को मैंने इधर ही रहने दिया, पाई इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो गया, इसका मतलब 180 अपॉन पाई हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, डिग्री। तो मुझे पता है कि भाई सर पाई की वैल्यू तो मुझे पता ही है कितनी होती है, कितनी होती है, बाई बटे कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। तो बाई बटे 7 क्या हो गया, डिग्री हो गया। तो इसका मतलब 180 इंटू कितना हो गया, 7 डिवाइड बाई कितना हो गया, 22। 1 रेडियन इधर आ गया, इधर कितना आ गया, डिग्री आ गया। तो इसको आप डिवाइड करोगे, है ना, कर ही सकते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 18 7 कितना होता है ना, 126, इतना हो गया, 22 हो गया। तो अब इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये अगर आप इसको डिवाइड करोगे लगभग कितने पे आएगा, 5 पे आएगा ना, 5 22 का टेबल 5 तक पढ़ोगे, 110 110 तो कितने, 126, 16 126, इसका मतलब 160 हो गया। 22 का टेबल यहां तक पढ़ोगे तो 7 पे आएगा, 154 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 मान लो, उसके बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 60 हो गया, तो इसका मतलब 60 हो गया ना, बाई 5 110 110 थे 160 160, 22 7 154 54, तो मतलब 60 हो गया। तो बाई 3 अप्रोक्सीमेटली 3 पर आया, बाई 3 पर कितना हो, 3 अप्रोक्सीमेटली है ना, बाई 3 कितना होता है, 66 होता है। तो बस यहाँ पे क्या है, 60 है, मतलब 2 पे आएगा, लगभग हम मान लेते हैं कि भाई 3 पर आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 1 रेडियन जो होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 57.3 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। अगर कोई आपको पूछे कि भाई 1 रेडियन की वैल्यू कितनी है डिग्री में, वो 57 पॉइंट कितनी होती है, 3 डिग्री की क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो इसे लिख लो जल्दी जल्दी। फिर एक मान लो रिलेशन और लिख लेते हैं, फिर इसके मान लो न्यूमेरिकल कराएंगे, अगली वीडियो में इसके न्यूमेरिकल करेंगे।
पॉज करो और लिख लो। चलो लिख ही लिया होगा आपने, है ना। तो मान लो कि भाई ये तो आपको पता चल गया कि भाई डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, या डिग्री और रेडियन का क्या रिलेशन होता है। अब एक और छोटा सा रिलेशन लिख लेते हैं इसमें, वो कौन सा होता है आपका, मान लो मतलब एंगल को और छोटा किया जा सकता है। जैसे डिग्री और रेडियन किया, और डिग्री को और डिवाइड करेंगे, मान लो 1 डिग्री को और टुकड़ों में काटेंगे तो वो एक और छोटा एंगल बन जाता है, जिसे हम मिनट एंगल कहते हैं। ठीक है, मिनट क्या कहते हैं, एंगल। मिनट को भी छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, एक और टाइप के एंगल बन जाएंगे जिसको सेकंड कहते हैं। तो ये रिलेशन आपको याद होने जरूरी है कि भाई एक जो डिग्री होता है, ठीक है, जैसे घड़ी में, है ना, घड़ी में आपको पता है कि भाई एक मान लो मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो ऐसा ही रिलेशन यहाँ पर भी क्या किया गया, यूज किया गया। ठीक है, क्यों किया गया वो तो साइंटिस्ट ने किया होगा कि भाई उन्होंने क्या किया कि भाई एक डिग्री को और छोटे छोटे टुकड़ों में मान लो क्या डिवाइड किया, और इसके हिस्से बनाए 60, और उसको क्या लिख दिया, 60 मिनट के क्या लिख दिया, बराबर लिख दिया। ठीक है, तो एक डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के मतलब एंगल, 60 मिनट मतलब टाइम वाले मिनट नहीं है, 60 मिनट क्या है, एंगल है। तो इसका मतलब एक डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के क्या होता है, बराबर। तो 60 मिनट को ऐसे एक डैश से भी क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो मतलब मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लो कि ये एंगल जो होगा वो मान लो 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री। तो मान लो कि भाई साइंटिस्ट का मतलब मन करा कि भाई उन्होंने क्या किया, इसको 60 हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और एक हिस्से को उसने क्या किया, 1 मिनट का क्या कर दिया, कह दिया। ठीक है, तो इसका मतलब एक डिग्री कितने के बराबर होता है, एक डिग्री के कितने हिस्से किए, 60। तो एक हिस्से को क्या कहा, 60 मिनट। तो इसका मतलब एक डिग्री 60 मिनट के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना है कि एक डिग्री हमेशा किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर। और जब मान लो यहां से एक टुकड़ा बना जिसे हमने क्या किया, एक मिनट एंगल कहा, और साइंटिस्ट ने क्या किया, वो इसको भी क्या किया, 60 हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब छोटे से छोटे एंगल मेजर करने के लिए ये सब काम किया गया। तो इसका मतलब आगे आपको क्या पता होना चाहिए कि एक मिनट को मैंने आपको बताया कि किससे लिखा जाता है, 1 डैश से भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, यहाँ पे 1 मिनट भी लिख लो। और 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। सेकंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल डैश से क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है। ठीक है, तो ये 1 मिनट है, 1 मिनट किसके बराबर, 60 सेकंड के बराबर। चलो मान लो ऐसे आपको डाउट ना हो मन में, ऐसे लिख लो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड हो गया। तो 1 मिनट को ऐसे भी लिखते हैं, 60 सेकंड को क्या लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिख लो। ठीक है, ये उसकी क्या हो गई, बात होगी। ठीक है, तो इसको मान लो ऐसे ना लिखो, इसको भी ऐसे मान लो अरेंज कर लो। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर, तो डिग्री को कैसे लिखते हैं जैसे, तो मिनट को कैसे लिखते हैं, 1 डैश। तो इसका मतलब 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट 60 सेकंड के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये प्लेन एंगल की क्या बात है, इससे कुछ न्यूमेरिकल मान लो आपकी एनसीईआरटी में भी दिए होंगे। ठीक है, मतलब आप करने की कोशिश करना, नहीं तो अगली वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, इसके न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद स्टेडियन भी डिफाइन कर लें, फिर ये वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, 1 स्टेडियन आ गया। अगला एंगल 1 स्टेडियन किसे कहा गया, मैंने आपको बताया था कि भाई ये सॉलिड एंगल है। तो सॉलिड एंगल का मतलब क्या होता है, 3D एंगल, मतलब 3 डिमेंशनल में जो एंगल होता है। तो 3D मतलब क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा, मतलब 3 डिमेंशनल बॉडीज पढ़ी होंगी, जैसे क्यूबॉइड पढ़ा, क्यूब पढ़ा, स्फीयर पढ़ा, है ना। ये सभी क्या होती है, 3 डिमेंशनल। इसे मेजर करने के लिए 3 एक्सिस की क्या होती है, जरूरत होती है। ठीक है, इसीलिए इसी को कहते हैं 3D क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। तो फिर मान लो कि भाई ये व्हाइट बोर्ड, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये तो 2D है, तो 2D पे 3D बॉडी ड्रॉ की जा सकती है, नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अपने कमरे की तरफ देखो, कमरा जैसे हमारा भी कमरा है, मान लो यहाँ पर एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर, ये इधर क्या है, दूसरा कॉर्नर है, और इसका तीसरा कॉर्नर ये क्या है, ऐसे। तो इसका मतलब इन 3 कॉर्नर को मिलाकर ही मैं इस कमरे का मतलब पूरा वॉल्यूम क्या कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए 3 डिमेंशनल बॉडी को मान लो बनाने के लिए 3 एक्सिस की जरूरत होती है, बट यहाँ पे तो हमारे पास तो 2 ही एक्सिस है, इसीलिए विजुलाइज करना जैसे जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ड्रॉ करता हूं, मान लो कि भाई ऐसी कुछ, मान लो ये स्फीयर है, स्फीयर में यहां पर क्या होगा, ठीक है, यहां पर मान लो ये क्या है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। दिमाग में सोचो, आपके पास एक कीप है ना, ऐसी कैसी है, एक ऐसी कीप है, देखी होगी,
जिससे तेल डालते हैं, वो कीप की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना। वो कीप है, मान लो नीचे से उसको काट दो, कीप है तो कीप के बाहर क्या होगा, ऐसा एक एरिया होगा। तो जो एरिया है वो एक्चुअल में ये एरिया है ना, लेंथ नहीं होगी, ये क्या होगा, गोल गोल क्या होगा, सर्कुलर एरिया होगा। ये सर्कुलर एरिया कुछ ना कुछ सेंटर पे क्या बनाता होगा, एंगल बनाता होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टेडियन क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो 1 स्टेडियन कब कहते हैं वो हम डिफाइन कर लेते हैं। तो देख लो ये वैसी ही कीप है जैसी तेल को डालने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कीप है, ये कीप का क्या है, एरिया। तो ये वाला एरिया यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनाता होगा, उस एंगल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डी ओम से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 1 स्टेडियन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर उसके बाद मान लो थोड़ा समझाते हैं इसके बारे में। ठीक है, पढ़ो डेफिनेशन क्या है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर इज सेड टू बी क्या होगा, 1 स्टेडियन होएगा बाय एन एरिया। मतलब किस एरिया जो यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कल सॉरी स्फीयर के सेंटर के ऊपर, उसे हम क्या कहेंगे, 1 स्टेडियन कहेंगे। कब, जब इसका एरिया है ना, बाय एन एरिया, ये वाला एरिया इज इक्वल टू होगा किसके, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ ए क्या होगा, स्फीयर के। तब जो एंगल सबटेंड करेगा ये वाला एरिया यहाँ पे, उसे हम क्या कहेंगे, 1 स्टेडियन क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ी डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझो कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर इज सेड टू बी क्या होगा, 1 स्टेडियन। मतलब ये वाला जो एरिया है ये सेंटर पे क्या कर रहा है, एंगल सबटेंड कर रहा है, उसे हम 1 स्टेडियन कहेंगे। कब, जब इसका एरिया है ना, 1 स्टेडियन when an area है ना, when the area is, ऐसे लिख लो, when the area is इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ क्या होगा, रेडियस ऑफ ए क्या होगा, स्फीयर होगा ना। कि जब ये एरिया जो होगा वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, ये आपका स्फीयर का क्या है, रेडियस है, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तब ये वाला एरिया यहाँ पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसे हम क्या कहते हैं, 1 स्टेडियन क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कंडीशन है 1 स्टेडियन एंगल बनने के लिए। तो क्या कंडीशन थी कि भाई जो एरिया होगा इसका, तो इसके इस पे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ए, मान लो क्या होगा था आपका, ठीक है, एरिया ऑफ ए कर्व है ना, एरिया ऑफ ए क्या होगा, रीजन लिख लो, एरिया ऑफ ए क्या होगा, रीजन होगा, किसके बराबर होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ क्या होगा, रेडियस होगा, है ना, स्क्वायर ऑफ रेडियस। जब ये दोनों वैल्यू बराबर होगी तब जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, 1 स्टेडियन क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। तो मुझे पता है स्क्वायर ऑफ रेडियस इधर क्या हो रहा है, मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फिर 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ ए क्या हो गया, रीजन, डिवाइड बाय क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ ए क्या हो गया, रेडियस। तो मैंने पिछले भी बताया था कि भाई ये 1 जो होता है वो एंगल की टर्म में आता है, जब ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये 1 क्या बना आपका, स्टेडियन बना। 1 स्टेडियन इज इक्वल टू एरिया, मतलब डी ए लिख लेते हैं, और स्क्वायर ऑफ रेडियस मतलब आर स्क्वायर लिख लेते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये तो तब है जब ये वाला एरिया किसके बराबर होगा, आर के स्क्वायर के बराबर होगा, बट ये हर बार आर के स्क्वायर के बराबर थोड़ा ना होगा, कई बार ये बड़ा भी होगा। तो जो बड़ा होगा तो ये एंगल जो होगा वो चेंज करता जाएगा। ठीक है, तो फिर 1 स्टेडियन तब होगा जब ये दोनों बराबर होंगे, तब 1 स्टेडियन। अदरवाइज इसे क्या लिख लेते हैं, डी ओम, क्योंकि ये क्या करेगा, टाइम के साथ क्या करेगा, चेंज। तो डी ओम इसके किसके बराबर होगा, डी ए
अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में स्टेडियन का फॉर्मूला क्या होता है, डी ओहम इज इक्वल टू क्या होगा, डीए अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर। अब डीए यहाँ पे क्या है, डीए मतलब इसका एरिया। ठीक है, एक स्मॉल एरिया, मतलब ये तो मैंने आपको बड़ा सा दर्शाया है। डी का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, वो बाद में हम पढ़ेंगे जब अगले लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप बस इतना याद रखो, डीए का मतलब क्या है, एरिया, और ये वाला एरिया, आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। ये वाला एरिया और रेडियस का स्क्वायर जब बराबर हो, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 1 स्टेडियन होता है। जब ये वाला एरिया ज्यादा होगा इससे, तो तब एंगल चेंज होगा। इसीलिए इसको मैंने किया है रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब एक जनरल क्वांटिटी लिख दी जिसका नाम क्या है, डी ओहम है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इसका। इसको मान लो जो यूनिट आएंगे वो किस में आएंगे, स्टेडियन में क्या आएंगे, यूनिट आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन थी, ठीक है, जिसको मैंने आपको डिफाइन किया। ठीक है जी, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।